बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह हम सब 8 बजे बिहार पंचायत राज एक्ट को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। पंचायती राज कानून जो बना, बिल्कुल गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, गरीबों को ध्यान में रख के नियमावली बनाई गई थी। केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से महत्वपूर्ण विभागों से जो गांव में रहने वाले लोगों को विकास करने का जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली से हम लोग अवगत हो रहे हैं। उसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की चर्चा पिछले 5 दिनों से लगातार हम लोग कर रहे हैं। आज आखिरी पड़ाव है स्वास्थ्य विभाग में। केंद्र और राज्य की सरकार ने कौन कौन सा महत्वपूर्ण योजना चला रही है, इस योजना को वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद अच्छे तरीक़ा से जानकारी रखेंगे, तभी जाकर के जो विभागीय पदाधिकारी होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन सब से काम ले सकते हैं। शायद इस जानकारी के अभाव में बहुत सा राज्य और केंद्र सरकार की योजना धरातल पर पहुंचने से बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, मजदूर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं रह जाएं, इसको ध्यान में रख करके हम लोग इस स्वास्थ्य विभाग की चर्चा आज फिर आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रोगी कल्याण समिति। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया, रोगी कल्याण समिति से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बिहार के वार्ड सदस्य और मुखिया को खास करके, और पंचायत समिति को, जिला परिषद को निश्चित रूप से जानना चाहिए। और गांव में रहने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं, इस सब लोगों को यह कानून की जानकारी होनी चाहिए कि रोगी कल्याण समिति 2005 के बाद से ही यह लागू है। सरकार के जो भी रोगियों के लिए, गांव में रहने वाले अंतिम कतार के लोगों के लिए जो सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं भेजी जाती है, वह लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए यह रोगी कल्याण समिति की गठन किया गया था। यह बिल्कुल सोसाइटी एक्ट है, 21/1860 सोसाइटी एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड संस्था है जो सरकार के नियमों को यह संस्था फॉलो करेगी। इसको ध्यान में रख करके रोगी कल्याण समिति बनाई गई थी, जिसकी एक नियमावली है, जिसके तहत सदस्यों की चयन भी की जाती है। और बिल्कुल यह जो सोसाइटी, गाँव के अंदर कई सोसाइटी आप देखे होंगे, उसी तरह से चलती है, लेकिन राज्य सरकार की नियमावली को यह पालन करेगी। 3 पुरुष सदस्य हैं, 2 महिला सदस्य हैं, एनजीओ के लोग इसमें रहते हैं, लोकल जो स्थानीय चिकित्सक हैं, देसी चिकित्सक, उनके बीच से भी एक सदस्य के रूप में मनोनीत करने का प्रावधान इसमें किया गया है। और समय समय पर राज्य सरकार इस संस्था को पैसा भी आवंटन करती है, जिला रोगी कल्याण समिति को। और जो प्रखंडों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी रोगी कल्याण समिति का गठन करना है। और उसको निर्धारित राशि है, जैसे ही वह राशि समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी राशि की व्यवस्था आ जाती है। तो इसका जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी रोगी कल्याण समिति की वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक निश्चित राशि जिला स्वास्थ्य अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक की रोगी कल्याण समिति को आवंटित की जाती है, जो मैं चर्चा कर रहा था। इस राशि से छोटे छोटे मरम्मती कार्य भी करना है। स्वास्थ्य की बिल्डिंग खराब हो गई है, उसको थोड़ा थोड़ा आप खर्च कर सकते हैं। आवश्यक रोगियों की सुविधा के लिए क्या खर्च कर सकते हैं, शैल कक्ष के लिए आवश्यक उपकरण, क्रय के साथ साथ जीवन रक्षक अनिवार्य दवाओं का भी क्रय कर सकते हैं। यदि कोई
रोगी आता है अस्पताल के अंदर और अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है, रोगी कल्याण समिति के खाते में पैसा है तो उससे दवा भी क्रय करके दिया जा सकता है। और कोई डॉक्टर को कोई उपकरण खरीदना है तो वो भी हम कर सकते हैं। रोगी कल्याण समिति के लोग इस कार्य को कर सकती है। रोगी कल्याण समिति के और क्या क्या कार्य हो सकते हैं? आप अस्पताल द्वारा मुहैया कराए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। जो अस्पताल के द्वारा सुविधा दी जा रही है, साथ ही मैं विश्लेषण भी कर दे रहा हूँ, उस तमाम कार्यों को देख रेख करना ये रोगी कल्याण समिति का दायित्व है। अस्पताल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता जो कार्यक्रम है, जिसके तहत कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पिछले 6 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी कार्यों को रोगी कल्याण समिति देखेगी। अस्पताल के भवन, उपकरण आदि का रख रखाव, अब भवन जर्जर है तो उसको थोड़ी सा पैसा खर्च कर देने से अगर ठीक हो जाने है, रख रखाव इसी को कहते हैं, तो वह रोगी कल्याण समिति उसको कर सकती है। अस्पताल के कार्य के संबंध में सामान्य पर्यवेक्षण और निरीक्षण भी कर सकती है। अब ये वहाँ पर ये एनम सही जगह काम कर रही है कि नहीं, ममता काम कर रही है कि नहीं, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे जिला के स्वास्थ्य केंद्र हो, तो सब जगह जो है मेडिकल अफसर अपने अपने ड्यूटी में अपने अपने कर्तव्यों पर है कि नहीं, इसको देख सकती है। अस्पताल के सुचारू संचालन में सहायता करना, माने अस्पताल के एकदम सुचारू कंप्लीट विधि व्यवस्था ठीक रहे, यह रोगी कल्याण समिति इस कार्य को देख सकती है। अस्पताल में सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सुधारात्मक सुझाव भी देगी। अगर कोई कमी दिखता है मेडिकल अफसर में या किसी भी कर्मी में, ममता में, उसको आवश्यक सुझाव भी देने का काम रोगी कल्याण समिति को करना है। अस्पताल के भवन उपकरणों की साफ सफाई, अब उपकरण है, ऑपरेशन करना है, कई उसकी औजारों को प्रयोग करना है, उसकी साफ सफाई, रख रखाव, सुरक्षा सुनिश्चित कराना तथा अस्पताल परिसर का अतिक्रमण एवं दुरुपयोग को रोकना। अब अस्पताल परिषद को चिन्हित करवाइए और उसका कोई कब्जा नहीं कर ले, उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर ले, तो उसका भी ख्याल करना, ये रोगी कल्याण समिति की ड्यूटी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि एवं अस्पताल द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क से प्राप्त राशि, यानी जो रोगी को देखने में जो पैसा वहाँ फीस ली जाती है 1 रुपया, तो उस राशि का आप इस्तेमाल भवन में भी कर सकते हैं, इसके परिसर एवं उपकरणों की सफाई में कर सकते हैं, रख रखाव, मरम्मत एवं अन्य छोटी मोटी आवश्यकताओं के पूरा करने में उपयोग कर सकते हैं। यानी जो भी आमदनी होती है उस पैसे से आप फिर उसमें खर्च कर सकते हैं। अस्पताल कोष से व्यय किए जाने वाली राशि का वित्तीय पर्यवेक्षण करना, अस्पताल कोई राशि खर्च कर रही है, उसको हरदम देखते रहना कि कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अब दवा खरीदना है, आप निर्णय ले लिए कि दवा अगर अस्पताल में नहीं है तो खरीद कर दीजिए रोगी को, तो उसमें दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहा है कि इसको देखते रहना। किसी चिकित्सक या कर्मचारी द्वारा गैर संतोषप्रद कार्य संपादन या कदाचार पूर्ण कार्य किए जाने पर समिति उसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को दे देगी। यदि कोई गड़बड़ी आ जाती है, इस सभी देखने में कार्यों को किसी में कमी हो जाती है, तो जिला स्वास्थ्य समिति को यानी आपको रिपोर्ट कर देना है। क्षोभ का निवारण प्रक्रिया की निगरानी करना, यानी हर चीज की निगरानी, अस्पताल में रोगियों के लिए एम्बुलेंस की यथासंभव व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं में रुग्ण नवजात शिशुओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की यथासंभव व्यवस्था करना। तो इसका हरदम ख्याल करना कि एम्बुलेंस की स्थिति क्या है। रोगी कल्याण समिति का अधिकार और कर्तव्य क्या है? समिति के चल अचल संपत्ति के उत्तरदायी होगा, यानी जो चल भी संपत्ति और अचल संपत्ति की देखरेख उत्तरदायी उन्हीं का होगा। समिति की वार्षिक कार्य योजना पर विचार कर पारित करना, समिति के सभी कार्यों का संचालन विधिवत कराना, प्रस्ताव पारित कराना, बजट बनाना और सभी चीजों को प्रस्ताव ले लेना, उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनवैधानिक कार्य करना। यदि उद्देश्य की पूर्ति यानी इलाज के क्रम में रोगियों की स्वास्थ्य के संबंध में, किसी भवन के संबंध में यदि कोई लगता है कि यह काम कर देने से पूरा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको निर्णय ले लेना। समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार विमर्श भी करना, तब निर्णय लेना। समिति के दिन प्रतिदिन होने वाले नियंत्रण को बरकरार रखना, यानी एक बार आप छू दिए ये सब हो गया, ऐसे नहीं होगा। प्रतिदिन नियंत्रण आपका रहे,
अस्पतालों पर उसको हरदम केयर करना। रोगी कल्याण समिति एक साधारण संकल्प द्वारा सदस्यों को विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी सौंपेगी। तो ये कह रहा है कि रोगी कल्याण समिति का अब विकास कोष कहाँ से, तो रोगी कल्याण समिति अस्पताल विकास कोष का सृजन करेगी। इस कोष का एक खाता नजदीक के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता के रूप में खोल दिया जाएगा। बैंक के बचत खाता का प्रचालन संयुक्त रूप से सदस्य सचिव और रोगी कल्याण समिति एवं जिला पदाधिकारी उनके द्वारा नामित, जो जिला पदाधिकारी नामित करेंगे और जो सचिव होंगे और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कि दोनों को संयुक्त हस्ताक्षर से उस खाता का संचालन किया जाएगा। यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो चिकित्सा पदाधिकारी होंगे उसके अध्यक्ष होंगे और सचिव उसी मेडिकल अफसर में से कोई एक सचिव होंगे जो कलेक्टर नियुक्त करेंगे। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से उस खाता का ऑपरेशन किया जाएगा। सेवा शुल्क सरकारी अनुदान से प्राप्त राशि अस्पताल विकास कोष में जमा कराया जाएगा। रोगी कल्याण समिति विधायक और सांसद से भी फंड ले सकती है। यानी वो विधायक और सांसद चाहें तो दाताओं से बिना शर्त विधि सम्मत स्रोतों से चंदा की राशि भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सांसद और विधायक से भी इस खाता में हम ले सकते हैं और फिर हम रोगी कल्याण समिति जो निर्णय लेती है उस दिशा में हम खर्च कर सकते हैं। रोगी कल्याण समिति के आय व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट एजी अंकेक्षण द्वारा किया जाएगा। तो एक तरह से ये रोगी कल्याण समिति के अधिकार, कर्तव्य, उसकी नियमावली, कैसे चुनाव होगा, ये सारी चीज़ मैं आपके सामने रखा हूँ। तो इसका थोड़ा 1 मिनट में हम लोग विश्लेषण कर लें। एक तरह से जिला और प्रखंड के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल जो हैं, तो उसकी तमाम विधि और व्यवस्था एक तरह से रोगी कल्याण समिति की जवाबदेही पर है। रोगी कल्याण समिति ही संपूर्ण जवाबदेह है कि अस्पतालों की व्यवस्था ठीक ठाक चले। अगर अस्पतालों की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रही है तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को जितना भी आप भला भला बोलेंगे, ये तो राजनीति हो गया, ये विकास का धंधा नहीं हुआ। विकास का काम तब होता है जब रोगी कल्याण समिति के खिलाफ में आप आंदोलन चलाते। एक तो कानून ने साफ कह दिया कि रोगी कल्याण समिति ही पूर्ण जवाबदेह है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं बैठते हैं, अब डॉक्टर की कमी है तो ये राज्य सरकार की जवाबदेही है, उस पर हवाला होना चाहिए। एएनएम नहीं है, ममता नहीं है, आशा नहीं है, ये राज्य सरकार की जिम्मे है, बहाली उनको करना है। और लेकिन जो सुविधाओं को ख्याल करना है, जो सुविधा सरकार ने दिया है उस सुविधा को व्यवस्थित करना यह रोगी कल्याण समिति का काम है। तो किस बात के लिए आंदोलन करना है, किस बात की लड़ाई करना है, यही बिहार में नहीं हो रहा है। लग ही नहीं रहा है बिहार को कि रोगी कल्याण समिति से किस बात की लड़ाई हो, और सांसद, विधायक और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ में हम किस बात की लड़ाई लड़ें। राज्य और केंद्र सरकार पैसा आ रही है, उस पैसा का भारी पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो अब इसको कह दीजिए कि डॉक्टर नहीं है, एएनएम नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन नहीं है कह करके जो पैसा आ रही है उसको भी लूट के लोग खा जा रहे हैं। इसलिए लूट ले रहे हैं कि दिमाग आपका भ्रम में पड़ा हुआ है कि डॉक्टर नहीं है तो एएनएम नहीं है, इसी में फंसा देता है सब लोग आंदोलन में, विपक्षी लोग। लेकिन जो पैसा आ रहा है उसका खर्च रोगी कल्याण समिति से ही हम कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि रेफरल परिवहन सुविधा क्या है। तो जो एम्बुलेंस की क्या सुविधाएं हैं, 102 और 108 जो डायल करके जो है आप मंगाते हैं एम्बुलेंस, उसकी देख लीजिए। गर्भवती महिलाओं को खास करके ध्यान में रख करके प्रसव हेतु आवास से संस्थान एवं प्रसव के बाद घर वापसी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। सभी 1 वर्ष तक के बीमार नवजात शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज हेतु आवास से स्वास्थ्य संस्थान, इलाज के बाद घर की वापसी, दोनों कह रहा। 1 साल तक के बच्चे यदि बहुत बीमार हैं तो उसको भी ये सुविधा देना है। प्रसव के लिए महिलाओं को भी ये सुविधा देना है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, दुर्घटनाग्रस्त को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान पहुंचाने, कालाजार मरीजों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रेफर बच्चों हेतु यह सेवा निःशुल्क दिया जाएगा डायल 102 से। अति ऐसा लगता है कि एकदम गरीबी रेखा के नीचे है। जच्चा बच्चा की सुरक्षा देना है,
वृद्ध अवस्था में हो, एक्सीडेंटल केस हो, ऐसी स्थिति में प्राथमिकता देना है, 102 नंबर की डायल करना है। इसके तहत पूरी पर्याप्त मात्रा में बिहार के अंदर सभी प्राथमिक के स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक एम्बुलेंस की व्यवस्था है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में जहां प्रसव सुविधा उपलब्ध है, एम्बुलेंस द्वारा यह सेवा दी जा रही है। प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 2 एम्बुलेंस स्पेशल इसके लिए रखी गई है। इसके लिए 24 घंटा 102 पर निःशुल्क आप कॉल कर सकते हैं। अब 108 पर क्या डायल करेंगे? इस सेवा का आरंभ 2009 में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पटना जिला से ही शुरू किया गया था, लेकिन ये सब जगह चला गया। वर्तमान में पटना शहरी क्षेत्र में चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड मुंबई के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और डायल 1099 आपदा प्रबंधन विभाग तथा राजस्व स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा आपदा न्यूनीकरण हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में 6 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 44 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसों का परिचालन 2013 से केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। ये 1099। इसी सेवा के अंतर्गत 50-100 वाहनों को भी परिचालित किया जा रहा है। इसी के अंदर 50-100 एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया गया है। ALS एम्बुलेंस सेवा के द्वारा गंभीर मरीजों का मुख्यतः अंतर जिला अंतरण किया जाता है, माने दूसरे जिला से दूसरे जिला भी इसको भेजा जाता है। इसके अंतर्गत ALS हेतु निम्न श्रेणी के मरीजों को मुफ्त सेवा दी जाती है। वरिष्ठ नागरिक हो, दुर्घटनाग्रस्त मरीज हो, अधीक्षक की अनुशंसा पर ALS एम्बुलेंस की यानी डायल 1099 से आपको यह सुविधा मिलती है। शेष मरीजों से 12 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से आपसे यह पैसा वसूल होती है। वर्तमान में PP के अंतर्गत मेसर सम्मान फाउंडेशन पटना के द्वारा परिचालन किया जा रहा है। यानी ये जो आपको हम बताए रेफरल परिवहन सुविधा 102 और 108 और 1099 डायल से एम्बुलेंस कैसे आती है, जच्चा बच्चा को सुरक्षा के लिए, वृद्ध नागरिकों को एक्सीडेंटल केस में इसका बड़ा महत्व है। अब वार्ड सदस्य, मुखिया और जिला परिषद को यह जानकारी नहीं होगा। गांव में कोई एक्सीडेंट होता है, गांव में कोई गर्भवती महिला है, उसकी बच्चा इशू होने वाला है, उस स्थिति में उसको कोई जानकारी नहीं है, तो फिर उसको जानकारी नहीं होगा तो लोगों को सुविधा कैसे दे दीजिएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आम लोग इसकी जानकारी बढ़ावें। वार्ड सदस्य, मुखिया तो निश्चित रूप से किताबों का अध्ययन करें कि 1099 क्या है, 108 क्या है, 102 डायल करने से क्या क्या सुविधाएं मिलती है। आगे हम देखते हैं, चूंकि आज 4 विषय है, अगर तेजी से हम लोग नहीं निकलेंगे तो नहीं हम लोग निकल पाएंगे। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष क्या है? मुख्यमंत्री कोष में भी पैसा है कि कौन कौन बीमारी में मुख्यमंत्री कोष से पैसा दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार 5 करोड़ रुपया हमेशा खाता में रखती है। जैसे ही पैसा खत्म हो जाती है, ये रिवॉल्विंग फंड है, वैसा ही मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपया आ जाता है। तो उसमें किस किस मरीज को क्या क्या सुविधा देना है, यानी किसी मरीज को कैंसर हो जाता है तो उस स्थिति में शल्य चिकित्सा सहित जो है 40,000 रुपया राज्य के अंदर यदि इलाज कराइएगा तो 40,000 और राज्य के बाहर इलाज कराइएगा तो 60,000 रुपया मुख्यमंत्री कोष से मिलेगा। अब ये वार्ड सदस्य और मुखिया को जानकारी होना चाहिए ना, आम लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। ये बढ़ते रहता है, इधर सुने हैं कि कुछ बड़ा है, लेकिन लेटेस्ट जो किताब में हमारे सामने है ये है शल्य चिकित्सा रहित जो है 20,000 रुपया अंदर है राज्य सरकार के जिम्मे और बाहर जाइएगा तो 25,000 रुपया है। इसी तरह से हार्ट ट्रबल हो जाता है, हृदय रोग अगर किसी को हो जाता है तो हृदय रोग में कई है, DVR है, AVR, MVR है, तो ये सब मेडिकल अफसर लोग समझेंगे। हम ये सुविधा बता दे रहे हैं, उसमें 90,000 राज्य के अंदर, बाहर 91,000, एगो में है 50,000, दोनों में 50,000, 25,000 जो है स्टोनेसिस अगर है तो 25,000 है, CABG 60,000 का है, PTCA 85,000 राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, SD है तो 35,000 राज्य के अंदर और राज्य के बाहर 37,000। उसी तरह से अगर किडनी खराब हो जाता है आपका तो उस क्षेत्र में भी 1.5 लाख रुपया राज्य से बाहर के लिए है। चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आप बाहर जाते हैं तो 1.5 लाख रुपया इसमें आपको व्यवस्था। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो लघु शल्य अंदर राज्य के अंदर 15,000 और बाहर में भी 15,000।
अगर ज़्यादा है तो राज्य के अंदर 25,000 और बाहर भी 25,000। एड्स किसी को हो जाता है तो 50,000 राज्य के अंदर और राज्य के बाहर भी 50,000 रुपया सरकार देती है। मुख्यमंत्री राहत कोष, इसमें कोई झंझट नहीं है और ना ही इसमें पैसा की कमी है, हमेशा पैसा इसमें उपलब्ध रहता है। टोटल ही पाथवानी रिप्लेसमेंट 15,000 रुपया का है। स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल अगर गड़बड़ी हो जाता है तो 10,000 राज्य के अंदर और राज्य के बाहर 15,000। मेजर वास्कुलर सर्जरी अगर है तो 20,000 राज्य के अंदर और राज्य के बाहर 25,000। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर है तो 25,000 राज्य के अंदर और 25,000 राज्य के बाहर। इस सब बीमारी में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता है। इस सूची में अंकित अन्य रोगों का अतिरिक्त किसी अन्य रोग को भी मान्य करने के लिए निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति सम्यक विचारों पर निर्णय लेगी। अगर इससे भी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी जिक्र हमने इसमें अगर किताब में नहीं हुआ हो तो कह रहा है कि आप यदि आवेदन देते हैं तो वहाँ जो निदेशक बैठे हुए हैं वो निर्णय ले सकते हैं। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को भुगतान अनुदान की राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को रेखांकित चेक के माध्यम से दिया जाएगा। यानी जिस अस्पताल में इलाज कराइएगा वही सब व्यवस्था है, एस्टिमेट बन जाएगा, आपको सिर्फ अस्पताल में जाना है। अनुदान किसको मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। रोगी बिहार का नागरिक होना चाहिए। रोगी को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया का आय से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और कलेक्टर से आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, तब न पता लगेगा कि 1 लाख से नीचे वाले हैं, नहीं तो सब पूंजीपति ही उठा लेगा। रोगों से संबंधित चिकित्सा राज्य सरकार के अस्पताल एवं CGHS से मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में हो तब जाकर के वहां इस सुविधा मिलेगी। रोगी द्वारा अनुदान प्राप्त के क्रम में दिए जाने आवश्यक कागजात, देखिए कह दिया। आवासीय प्रमाण पत्र हमेशा याद रखिए, जैसे ही ये सब बीमारी गांव में किसी को विश्लेषण समझ लीजिए तो तुरंत उसका आवासीय प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, एक आय प्रमाण पत्र बनवा दीजिए और मान्यता प्राप्त चिकित्सा का पुर्जा पर जो रेफर वगैरह जो होता है वो तो है ही है, वो तो रहेगा ही। तो इतनी चीज ले करके आय प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के यदि रखते हैं तो पूरे इंडिया में ये वैलिड होगा। अब अंचलाधिकारी का तो बिहार में काम हो जाएगा, लेकिन बिहार से यदि बाहर जाते हैं तो कलेक्टर के लेके जाइएगा तो ज़्यादा वो अच्छा होगा। और जितना कागजात है निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना के अनुदान हेतु आवेदन समर्पित कर दीजिए, नेट पर दे दीजिए, ये सारी सुविधा मिल जाएगी। अब मेरा यह कहना था, यह पंचायत प्रतिनिधि को जानकारी ही नहीं होगा तो गांव के लोगों को कैंसर हो जाता है, किडनी बदलना है, एड्स हो जाता है, कई लाइलाज बीमारी हो जाता है और सरकार के पास धन है, पैसा कैसे मिलेगा ये बता ही नहीं पाइएगा तो गांव के लोगों का इलाज कैसे होगा। इसलिए यह जानकारी हम सबको रखना चाहिए। अब मुख्यमंत्री कालाजार क्या है? मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना है। अगर किसी को कालाजार हो जाता है तो उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से क्या क्या पैसा मिलता है ये भी ये आपको मुख्यमंत्री राहत कोष एक बनाया गया है, तो उसमें भी एक योजना का उद्देश्य देख लीजिए। कालाजार रोग से ग्रसित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत उनके प्राथमिक होने वाले क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता भी दी जाती है और इस हेड में आपको कोई पैसा की कमी नहीं है। ऐसे मरीज की अस्पताल में देख रेख करने वाले एक उसके साथ सहचर भी होंगे और मरीज होंगे, उन दोनों को भुगतान करने की व्यवस्था है। यदि किसी को कालाजार हो जाता है 150 रुपया मरीज और 150 रुपया उसके साथ जो है, यानी 300 रुपया के रेट से प्रतिदिन उसको भुगतान मिलेगा। जो जिसको कालाजार के साथ एक आदमी रहेगा उसको भी देने की व्यवस्था है। जो आशा कर्ज करता है उसको मोटिवेट करके कि नहीं आपका सब इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी, आप चलिए हम ले चलते हैं, आपका भोजन, आपको 300 रुपया रोज, आपको रहने का ठहरने का सारी व्यवस्था होगी, आपको घर से पैसा नहीं लगेगा। तो यह आशा जो समझाएगी बुझाएगी उसको भी 50 रुपया राज्य सरकार देती है। उपरोक्त जो यह भारत सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है उसके बारे में जरा समझ लीजिए। योजना की कार्यान्वयन क्या है? मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपया एक मुश्त डाल दिया जाता है सिर्फ कालाजार रोगियों के लिए बिहार में, और जैसे ही 10 करोड़ समाप्ति के कगार पर आएगा फिर 10 करोड़ रुपया इस खाता में आ जाता है।
कभी आज तक जो है रिपोर्ट नहीं है कि कालाजार के लिए राहत कोष जो बनाया गया है उसमें राशि की कमी कभी नहीं हुई है। ये आप समझ लीजिए। 75 कह रहा है इस फंड का 75% व्यय हो जाने की दशा में पुनः 10 करोड़ की राशि उक्त खाते को प्राप्त हो जाती है, साफ कह रहा है किताब में। और यह रिवॉल्विंग फंड है, इसलिए मैं किताब रख के हरदम बोलता हूं कि चूंकि ये कानूनी पेच है, कुछ गलत बोला जाएगा तो कई लोग प्रश्न खड़ा कर देंगे। तो इसमें 75% यानी 10 करोड़ का 7.5 करोड़ रुपया जैसे खर्च होगा, फिर 10 करोड़ रुपया आके जमा हो जाता है। राशि का व्यय जिला स्तर पर होगा, जिसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा यथानुसार राज्य स्वास्थ्य समिति को मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा। मांग पत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी जिला स्वास्थ्य समिति जो रिपोर्ट करेगी कि हमारे कालाजार में इतना इतना खर्च है, इतना मरीज है, उसके हिसाब से राज्य स्वास्थ्य समिति जो है जिला स्वास्थ्य समिति को पैसा आवंटन कर देगी। जिला स्तर पर अस्पताल में इलाज होती जो भर्ती होने वाले कालाजार मरीज हैं उनके सहचर को 300 रुपये प्रति दिवस के दर से अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का अधिकार सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित समिति को होगा। वो 300 रुपया जो मिलेगा, ये सुविधा जो मिलेगा, उसके लिए सरकार ने कमेटी बना दिया है जिसमें सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे और कालाजार के प्रभारी के रूप में जो चिकित्सक होंगे इसके सदस्य संयोजक होंगे। जिला स्तर पर कालाजार के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे जो जिला पदाधिकारी इसको नॉमिनेट करेंगे। तो यह एक कमेटी हो गई। उपरोक्त समिति इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेगी। संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भी संबंधित से आवेदन पत्र प्राप्त करेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित कर जिलों को भेजा जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत तथ्यों की जांच सदस्य संयोजक द्वारा 1 सप्ताह के अंदर कर लिया जाएगा कि कालाजार है कि नहीं है, तथा समिति की बैठक आयोजित कर भुगतान की जाने वाली राशि का स्वीकृति दी जाएगी। लाभार्थी को चेक के माध्यम से राशि दी जाएगी। तो ये आज कालाजार में आप समझ गए कि जिले में एक इसका अस्पताल है, लेकिन इसकी जिला में अस्थायी समिति है जिला परिषद के अंदर, यदि इसके प्रति वो सजग नहीं रहेगी तो क्या होगा। दूसरी, वार्ड सभा की चर्चा हम कर देखिए, यहाँ भी वार्ड सदस्य आशा का कितना बड़ी भूमिका है। बार बार मैं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा, एएनएम, ममता और आंगनबाड़ी की सेविका, तो ये ही व्यापक पैमाने पर खोज कर सकता है बीमारियों का, क्योंकि जो वार्ड के सदस्य गांव में रहते हैं, आशा गांव में रहती है, दोनों का प्रतिदिन मुलाकात होनी चाहिए। प्रतिदिन आशा को रिपोर्ट लेना चाहिए कि गांव में कालाजार तो नहीं हो गया, किसी को इम्यूनाइजेशन का टीका किसी बच्चे को तो नहीं छूट गया, गर्भवती महिला की स्थिति क्या है, आपके जो है मानसिक रूप से कमजोर बच्चे तो नहीं है गांव के अंदर, किसी ऐसे बच्चे तो नहीं है जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये जच्चा और बच्चा, कालाजार, निमोनिया, जो तमाम बीमारियां, आप कोरोना वायरस से हम लोग पीड़ित हैं, सभी वार्ड सदस्य को निश्चित रूप से पता होता है कि गांव के अंदर क्या व्यवस्था है, और आशा को पता होता है। तो आशा और वार्ड सदस्य का प्रतिदिन एक बार मुलाकात नहीं होगी, आंगनबाड़ी की सेविका आशा की मुलाकात प्रतिदिन नहीं होगी, तो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर सकते हैं। नीतीश कुमार ठीक कर देंगे और नरेंद्र मोदी ठीक कर देंगे, यही हम बिहार के लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको कुछ बोल दो, हमारा काम खत्म हो गया। जो प्रधानमंत्री हो, आज मोदी जी हैं उनको बोल दो, कल मनमोहन सिंह थे उनको बोल दो, परसों वीपी सिंह थे उनको बोल दो। यानी 1952 से जो चुनाव हम लोग देख रहे हैं, या यूँ कहिए कि 47 से जो हम लोग गवर्नमेंट देख रहे हैं, किस गवर्नमेंट के खिलाफ में आंदोलन और प्रदर्शन नहीं होता है। तो उस आंदोलन और प्रदर्शन से आशा ठीक हो जाएगी। नीतीश कुमार को भला बुरा बोल देने से अगर आशा ठीक हो जाती तब तो हो जाता। नीतीश को बोलने से वार्ड सदस्य ठीक हो जाएंगे, नीतीश को बोलने से मुखिया ठीक हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था राज्य सरकार ने दिया है। तो चलिए, आज का यही स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हमने दिया, समाप्त करते हैं। कल से शिक्षा विभाग, लंबी यात्रा है शिक्षा विभाग की, ये लगभग 10 दिन तक चलेगा कि वार्ड सदस्य और मुखिया को शिक्षा विभाग में क्या करना है, पंचायत समिति और जिला परिषद को बड़ी